हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का फोर्थ यूनिट के लास्ट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। लास्ट क्लास में हमने समझा था, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि डेटा क्या होता है, डेटा को कलेक्ट किस तरीके से किया जाता था और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब हमने जब डेटा को कलेक्ट कर लिया तो उसको क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमने थाउजेंड्स एंड लैक ऑफ लोगों से अगर डेटा कलेक्ट किया है तो उसको एक तरीके से कंपाइल करना बहुत ज़रूरी है। कंपाइल करने के मेन रीज़न होते हैं ताकि वो एक तो अट्रैक्टिव दिखे, ईजी टू अंडरस्टैंड हो। बिकॉज जब आप एक वेग डेटा रखोगे अपने सामने, बहुत सारे फॉर्म्स होंगे, किसी भी टैबुलेटेड फॉर्म में नहीं होंगे, तो आपको वहाँ जाके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं कि कौन सा डेटा किस हेड के अंदर आना चाहिए। सो हमें पहले क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। क्लासिफिकेशन के टाइप्स किस तरीके से होते हैं? सबसे पहले होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो डेटा पहले आया, मतलब बेसिकली आप डेट के बेसिस पे आप सॉर्ट कर सकते हो, आप मंथ के बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हो, आप ईयर के बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डेटा कलेक्ट किया है फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 14 to 60, तो इस ग्रुप को आप अलग अलग शॉर्ट में क्लासीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 15 to 25 का एक ग्रुप हो सकता है, 26 to 35 का एक ग्रुप हो सकता है, 36 to 45 का एक ग्रुप हो सकता है। तो सिमिलरली आप इस तरीके के ग्रुप्स बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल। तो ये एज के बेसिस पे बन सकता है। नेक्स्टली, अगर आपने डेटा कलेक्ट किया है एक साल में, तो आप मंथ के बेसिस पे आप डेटा को डिवाइड कर सकते हो कि आपने जनवरी, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। सो क्रोनोलॉजिकली आप डिवाइड कर सकते हो। इसके हेल्प से आप जनरली जो एज होती है वो क्रोनोलॉजिकली डिवाइड करते हैं। उसके बाद आते हैं जोग्राफिकल बेसिस पे। जोग्राफिकल बेसिस में आप इंडिया को अगर आप चाहो तो आप इंडिया, अगर आपने पूरे इंडिया में अगर आपने डेटा कलेक्ट किया है तो इंडिया में आप अलग अलग जोन्स बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बहुत बड़ा पोर्शन ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरा नॉर्थ इंडिया एक साथ कवर कर लिया और आपने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को एक साथ रखा है। तो बेसिकली जहाँ पे पॉपुलेशन का बेसिस बनना चाहिए, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी भी डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स ले सकते हो नॉर्थ से, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स आप ले सकते हो सेंट्रल से, कुछ वेस्ट से, कुछ ईस्ट से, कुछ नॉर्थ ईस्ट से, कुछ साउथ से। और ये जो आप डिविजन्स करोगे, डिविजन्स के बेसिस में आपका होना चाहिए कि आपने हर एक एरिया से इक्वल नंबर ऑफ सर्वेज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट से अगर आपने 10,000 सैम्पल सर्वेज लिए हैं तो आपने नॉर्थ को भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे कि आप नॉर्थ से भी 10,000 लो, सेंट्रल से भी 10,000 लो, वेस्टर्न से भी 10,000 लो। सो यहाँ पे आपको अलग अलग लोगों के, मतलब अलग अलग रीजन्स के बाइंग पर्सपेक्टिव में आप डिफरेंस देख सकते हो, वहाँ के कंज्यूमर बिहेवियर में डिफरेंस देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। नेक्स्ट इज कंडीशनल बेसिस पे। कंडीशंस जो रिसर्चर खुद कंडीशंस बनाता है। फॉर एग्जांपल, कास्ट बेस्ड बना सकता है, रिलीजन बेस्ड बना सकता है। जैसे कि इंडिया में अलग अलग तरीके के रिलीजन है, वी नो दैट, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो उनको डिवाइड कर सकता है। बट जब वो रिलीजन्स के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हिंदुइज़्म, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, अदर्स, अगर इस तरीके से वो डिवाइड कर रहा है रिसर्चर, कंडीशंस उसने रखी है रिलीजन। तो रिलीजन हमें इंडिया में पता है कि इंडिया में मेजॉरिटी जो है वो हिंदुइज़्म की है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोपोर्शनेट उसको चूज़ करना पड़ेगा सैम्पल में, वो ज़्यादा लेना पड़ेगा हिंदुइज़्म से, देन फ्रॉम मुस्लिम्स, देन फ्रॉम क्रिश्चियनिटी एंड सो ऑन। सो बेसिकली जितना ज़्यादा वो वेटेज रखते हैं उस बेसिस पे आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली आप और भी कंडीशंस देख सकते हो, जैसे कि मॉनसून या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकता है, या फिर लोगों का बिहेवियर एक पैटर्न हो सकता है। इस तरीके से आप बहुत सारे कंडीशन और पैटर्न्स बना सकते हो जो रिसर्चर्स खुद के बेसिस पे, खुद के ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे लेता है। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब कि जब आप क्वालिटी के बेसिस पे एनालिसिस करते हो, डेटा को डिवाइड करते हो क्वालिटी के बेसिस पे, नॉट द क्वालिटी ऑफ द सैम्पल बट द क्वालिटेटिव टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हॉबी एक क्वालिटी हो सकती है किसी की, प्लेइंग क्रिकेट इज़ अ हॉबी, प्लेइंग वॉलीबॉल इज़ एन हॉबी, सिमिलरली डूइंग स्विमिंग इज़ एन हॉबी। और उनका बिहेवियर कि वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, वो उनका बिहेवियर हो सकता है। सो सिमिलरली जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती हैं, क्वालिटेटिव सैम्पल्स होते हैं, उसको आप डिवाइड कर सकते हो, दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट इज क्वांटिटेटिव बेसिस। जब आपने डेटा कलेक्ट किया है न्यूमेरिक वैल्यू में, जब आपके पास एग्जैक्ट नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तब उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड मैनीफोल्ड। सिंपल क्वालिटेटिव क्या हो सकता है? जब
आपने एक डेटा कलेक्ट किया है, उसका एक हेड रखा है आपने, और हेड के आपने 2 बाइफर्केशंस कर दिए या 4 बाइफर्केशंस कर दिए हैं, बट अगर आपने उन बाइफर्केशंस के अंदर सब कैटेगरीज बनाई हैं तो उसको बोलते हैं मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव डेटा। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के अंदर ही सिंपल और मैनीफोल्ड दोनों आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ कैटेगरी ऑफ एज, और आपने एज के 2 कैटेगरीज बनाई हैं, 3-4 कैटेगरीज बनाई हैं, तो उसको आप बोलोगे सिंपल कैटेगरी। बट अगर आपने मान लीजिए जैसे जोग्राफिकल रीजन लिया है, तो इंडिया में आपने 5 मेन जोन्स बनाए हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, इस तरीके से आपने 4 जोन्स बनाए, और उन 4 जोन्स को भी आपने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया है। तो कैटेगरीज के अंदर जब सब कैटेगरीज आ रही हैं तो उसको बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किसी भी स्टडीज़ में क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों आती है। सबसे पहले आता है सिमिलैरिटी एंड डाइवर्सिटी। जब आप डेटा को होमोजीनियस या होमोजेनिटी अगर देखना चाहते हो, ऑब्वियसली जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जब आप सैम्पल कलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें डेटा होमोजीनियस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बहुत ज़्यादा डाइवर्स डेटा ले लिया तो उससे एरर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और ये आप डिटरमाइन कर सकते हो बाय क्लासीफाइंग द डेटा। जब आपने डेटा को क्लासीफाई कर लिया तो आपके पास एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो कौन से एज ग्रुप से कलेक्ट किया है, कौन से जेंडर से कलेक्ट किया है, या फिर अगर आप कॉलेज में ही कर रहे हो तो अपने कॉलेज में कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी को चूज़ किया है। अगर आप प्रोफेशन वाइज चेक करना चाहोगे तो आप प्रोफेशनली देख सकते हो कि आपने कौन से प्रोफेशन को ज़्यादा टारगेट किया है, या फिर आप मान लीजिए आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो और प्रोडक्ट लॉन्च में आप देखना चाह रहे हो कि कौन से प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, बैंक ऑफिसर्स हो सकते हैं, IT कंपनीज हो सकती हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं। इस तरीके से आप प्रोफेशंस को डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट इज इट इज़ हेल्पफुल इन कंपैरिजन। जब आप डेटा को क्लासीफाई कर देते हो, अगर आपने 2 कैटेगरीज बना ली हैं डेटा की, एक आपका कंट्रोल्ड ग्रुप हो सकता है और एक आपका ट्रीटेड ग्रुप हो सकता है। सो जब आपको फाइनल कंक्लूजन्स निकालने हैं, फाइनल इन्फ्रेंस निकालना है या रिजल्ट टेस्ट करना है, तो उसके लिए कंपैरेटिव डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ता है। तो आप एक कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटेड ग्रुप के साथ ईजिली कंपेयर कर सकते हो अगर आपने डेटा को क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट इज द डेटा बिकम्स वेरी सिंपल एंड ब्रीफ। जब आपके पास पूरा रॉ डेटा होता है, अगर आप एक्सेल में अपने डेटा को अरेंज करोगे और आपके पास 1 लाख नंबर ऑफ डेटाज हैं, तो आपने एक एक करके आप फिल करोगे। बट अगर आपने उस डेटा को क्लासीफाई कर लिया, अगर आपने कैटेगरीज बना ली हैं, तो आप कैटेगरी वाइज आप उस डेटा को पुट कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी ईजी टू सम अप। अगर आप एक्सेल को यूज़ करोगे तो उसमें आप पिक्टोग्राम्स यूज़ कर सकते हो, आप उसमें बार डायग्राम्स, आप उसमें पाई चार्ट्स को यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आप इजीली अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब आप डेटा से रिपोर्ट बनाओगे तो रिपोर्ट में आप पूरे अपने डेटास को, सैंपल का वैल्यूज़ नहीं दिखा सकते हो, आप उसमें पाई चार्ट के थ्रू, बार डायग्राम्स के थ्रू अपने डेटा को रिप्रेजेंट करोगे। दैट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एज वेल। नेक्स्ट, द डेटा बिकम्स वेरी लॉजिकल। आप जब कंक्लूजन्स निकालोगे, जब इन्फ्रेंसेस कैलकुलेट करोगे, तो डेटा विल बी वेरी लॉजिकल। एंड लास्टली इट विल हेल्प इन टैबुलेशन। जो क्लासिफिकेशन है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैबुलेशन, इट इज़ कनेक्टेड विथ क्लासिफिकेशन। अब जब आपने डेटा को क्लासीफाई कर लिया है तो आपने टेबल्स बना लिए हैं। टेबल्स इज ऑल्सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। अब हम टेबल्स को समझेंगे, टेबल बनाते कैसे हैं या टेबुलेशन करते क्यों हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस हैं, सेम एडवांटेजेस हैं टैबुलेशन के भी, जहाँ पे आपने क्लासीफाई कर दिया डेटा को टेबल्स के फॉर्म में। सो इट गेट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, द डेटा इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड ब्रीफ। Now कमिंग ऑन टू द पार्ट्स ऑफ टेबल्स की, एक टेबल्स में क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए। सबसे पहले टेबल नंबर। आप एक स्टडी के लिए हो सकता है 100 टेबल्स बना रहे हो, तो आप सबसे पहले टेबल नंबर लिखोगे कि कौन से नंबर का ये टेबल है। उसमें आप उसका ऑब्जेक्टिव लिखोगे, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेबल। इस टेबल का हेड क्या है, टाइटल क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 10 वेरिएबल्स है और 10 वेरिएबल्स के आपने अलग से टेबल्स बनाए, फॉर एग्जांपल आपने जेंडर का अलग बनाया है, एज ग्रुप का अलग बनाया है, प्रोफेशंस का अलग बनाया है, तो इस तरीके से आपके अलग अलग वेरिएबल्स बन जाएंगे और उन वेरिएबल्स के बेसिस पे आप टाइटल्स देंगे। नेक्स्ट, देयर आर रोज एंड कॉलम्स इन द टेबल। जब आप किसी भी टेबल को बनाते हो तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स रोज एंड कॉलम्स बनते हैं रिस्पेक्टिवली, जिसके थ्रू आप डेटा को और कॉम्प्रिहेंसिव और कंपाइल फॉर्म में ले सकते हैं। नेक्स्ट, कैप्शंस। जब कैप्शंस और सब्स क्या होते हैं, बेसिकली रोज और कॉलम्स के जो हेडिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रो में लिया है डिमांड और कॉलम में आपने लिया है सप्लाई, तो वो आपके बन जाएंगे कैप्शंस एंड सबब्स। जो आप रो में ले रहे हो दैट इज़ अ कैप्शन, और जो आप कॉलम में ले रहे हो दैट विल बी योर सबब्स।
नेक्स्ट इज रूलिंग एंड स्पेसिंग। जब आप किसी टेबल को फॉर्म कर रहे हो तो आपको उसमें रूलिंग और स्पेसिंग की बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने बहुत छोटा टेबल बना लिया है और आप उसमें ज़्यादा डेटा को अगर आप कंपाइल करना चाह रहे हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप उसके अंदर पास ऑन करोगे, सो इट विल बी वेरी ह्यूज, द डेटा विल बी वेरी ह्यूज एंड द टेबल विल बी वेरी स्मॉल, जिसके वजह से आपका मतलब ऑब्वियसली द डेटा विल नॉट लुक प्रॉपर। अगर आप उसमें अपने प्रोफेशनल एटिकेट्स देखोगे एज अ मैनेजर, व्हेन यू विल रिप्रेजेंट दैट डेटा इट विल नॉट लुक वेरी गुड। सो रूलिंग एंड स्पेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितने सेंटीमीटर्स का आप रो बना रहे हो, कितने सेंटीमीटर्स का आप कॉलम बना रहे हो, दैट शुड ऑल्सो बी लुक्ड आफ्टर। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट। अब डेटा को किस तरीके से अरेंज करना है, कौन सा वेरिएबल पहले आना चाहिए, कौन सा वेरिएबल बाद में आना चाहिए, कौन से डेटा को हमें पहले रखना चाहिए, कौन से डेटा को हम बाद में रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एज वाइज डिवाइड कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आपने ले लिया 25 to 35, उसके बाद आप ले रहे हो 15 to 30 और उसके बाद आप ले रहे हो 60 to 65। सो यहाँ पे जो डेटा है ना वो कंटिन्यूस है और ना वो डिस्क्रीट है। सो आपको जो वेरिएबल्स हैं आपके उसको आपको प्रॉपर अरेंज करना पड़ेगा। अगर डेटा आपको कंटिन्यूस लेना है तो आप कंटिन्यूस लो, अगर आपको डिस्क्रीट डेटा लेना तो आप डिस्क्रीट लो, बट चूज़ एनी वन। अगर आप दोनों टॉपिक्स को चूज़ करोगे, दोनों कैटेगरीज को चूज़ करोगे तो उस तरीके से डेटा विल नॉट बी कंपाइल्ड प्रॉपरली, और उसमें से जो हम इन्फ्रेंसेस कैलकुलेट करेंगे दैट विल नॉट बी प्रॉपर, उसके वजह से एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लास्टली सोर्स ऑफ डेटा। जब आप टेबल बना लेते हो तो टेबल के लास्ट में आप मेंशन करते हो कि आपने जो डेटा लिया है वो आपने कहाँ से लिया है। फॉर एग्जांपल द डेटा कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी, तो अपने प्राइमरी डेटा भी आपने किस मीडियम से कलेक्ट किया है, और अगर वो सेकेंडरी डेटा है तो आपने सेकेंडरी सोर्स किसको सेलेक्ट किया था, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, जर्नल, आपको वो एग्जैक्ट मेंशन करना पड़ेगा ताकि आप जो आपके डेटा को रीड कर रहा है वहाँ से रेफरेंस ले पाए। अगर उसको डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन चाहिए सो दैट ही कैन टेक फ्रॉम द सोर्स ऑफ डेटा, दैट इज बेसिकली द बिब्लियोग्राफी। आई होप द things are clear now, both the topics, classification of data and tabulation of data. Thank you.